सांख्य योग के विद्यार्थी बीए तृतीय वर्ष में जो सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं फिलॉसफी के एक पर्चे के रूप में, ये विद्यार्थी पिछले वीडियोस में उन्होंने ये देखा कि हम किस प्रकार प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि प्रक्रिया की जो प्रोसेस है, पूरा जो उसका एक मार्ग है कि किस तरीके से एक के बाद एक एवोल्यूट्स उत्पन्न होते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। इसकी चर्चा हम हमारे पिछले लेक्चर्स तक कर चुके हैं। मैं जब पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम अब आगामी वीडियो में, यानी कि जो अब हमारा ये वर्तमान ये जो वीडियो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आपसे सांख्य की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करूँगा। देखिए, यदि आपको याद हो, जो मेरा प्रारंभिक लेक्चर था जिसको मैंने वीडियो लेक्चर 1 का नाम दिया है, उसमें या फिर जो फर्स्ट ईयर में आपने फिलॉसफी का अध्ययन किया, वहाँ हमने ये देखा था कि ज्ञान मीमांसा दर्शन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक इसेंशियल 3 पक्षों में से एक है। हम दर्शन के 3 मौलिक पक्ष क्या मानते हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। हम तत्व मीमांसा की बात सांख्य में लगातार करते आ रहे हैं। नीति मीमांसा की भी चर्चा हम ये देखेंगे कि जितनी हमको आवश्यक होगी उतनी हम यहाँ करेंगे, लेकिन तत्व मीमांसा की चर्चा करने के उपरांत अब हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम सांख्य की ज्ञान मीमांसा के विषय में भी जानें। ज्ञान मीमांसा किसको कहते हैं? ये सांख्य की बात नहीं है, ये दर्शन का एक सामान्य प्रश्न है। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ज्ञान और मीमांसा। ज्ञान का अर्थ आप जानते हैं, ज्ञान को अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और बहुत ज़्यादा भेद भी वो प्राय इसमें नहीं करते हैं। और मीमांसा का अर्थ आप यदि हम बहुत ही विस्तृत रूप में लें तो हम एक प्रकार से मीमांसा का अर्थ उसका विश्लेषण के रूप में देख सकते हैं। तो सांख्य की ज्ञान मीमांसा क्या है? सांख्य कारिका में कारिका संख्या 4 पे ज्ञान मीमांसा के विषय में चर्चा प्रारंभ होती है। आप ये सोच सकते हैं कि जब कारिका 4 है और हम बहुत सारी आगे की कारिकाओं की बात कर चुके, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हम चौथे नंबर की कारिका की चर्चा यहाँ कर रहे हैं? देखिए, कारिकाकार ने, ईश्वर कृष्ण ने जो कारिका की रचना की, वो उन्होंने उनका जो भी दृष्टिकोण था, जिस भी रूप में उनको उचित लगा, लेकिन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से उसको एक दर्शन तंत्र के रूप में समझने के दृष्टिकोण से हमको ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके पक्षों के अनुरूप हिस्सों को अलग अलग करें। और क्योंकि सांख्य कारिका में कारिका 4 पर ज्ञान मीमांसा के विषय में बात होती है, क्या कहा गया कारिका में? संस्कृत में कारिका है, दृष्ट मनुमान माप्त वचनम च सर्व प्रमाणादि सिद्धा तत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादधि। प्रमाण के विषय में यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कारिका संख्या 4 में बात प्रारंभ होती है। जब हम ज्ञान मीमांसा करते हैं तो ज्ञान मीमांसा में हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं? हम ज्ञान के साधनों की बात करते हैं, हम ज्ञान की उत्पत्ति की बात करते हैं, हम ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध की बात करते हैं, हम ज्ञान की सीमाओं की, ज्ञान की वैधता इत्यादि, ये जितने भी प्रश्न ज्ञान के से लेकर के उठते हैं, उनका जब हम विश्लेषण करते हैं, उनके ऊपर जब हम कोई तार्किक ढांचा तैयार करते हैं, उन बातों का एक कंसिस्टेंट कोहेरेंट सिस्टम को जब हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मीमांसा के विषय में एक सामान्य बात हुई। कारिका संख्या 4 के अलावा सांख्य में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं का क्या अर्थ है? प्रमाण किसको कहते हैं?
बहुत ही यदि हम बेसिक स्तर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमा के करण को हम प्रमाण कहते हैं, यानी कि वह साधन या वह उपकरण जिससे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में क्या बात कह सकते हैं? प्रमा के ज्ञान, ज्ञान और प्रमा में क्या भेद है कि वैध ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। देखिए, ज्ञान तो वैध और अवैध दोनों किस्म का हो सकता है। आगे जब यदि ऐसा हमको जरूरत पड़ी तो हम ये चर्चा भी करेंगे। जब हम अनुमान की बात करेंगे तब संभवतः ये चर्चा भी हमारे सम्मुख आएगी। लेकिन ज्ञान वैध और अवैध दो प्रकार का हो सकता है, लेकिन वैध ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। और प्रमा के डिपेंडेबल सोर्स को, प्रमा के वैध सोर्स को, प्रमा के प्रामाणिक सोर्स को हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा के वैध साधन का नाम प्रमाण है। तो जिस भी माध्यम से प्रमा की उपलब्धि हमें होती हो, यानी कि वैध ज्ञान हमको प्राप्त होता हो, ऐसे साधनों को हम प्रमाण कहते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसे वैध साधन यानी कि ऐसे प्रमाण कितने हैं? उनकी संख्या 3 है। यही 3 प्रारंभिक प्रमाण, और ये 3 प्रमाण तो प्राय सभी चार्वाक को छोड़ करके जब हम सामान्य दर्शन, सामान्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं भारतीय दर्शन की, तो हम उसमें से चार्वाक को सम्मिलित नहीं करते हैं। और ये 3 प्रमाण प्राय सभी दर्शनों ने स्वीकार किए हैं। सांख्य एपिस्टेमोलॉजी इज इन कोऑर्डिनेशन विद इट्स डुअलिस्टिक मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स डुअलिस्टिक है, ये भी बात हम एक बार दोबारा दोहरा लें तो हमारे लिए हितकर होगा। सांख्य 2 प्रकार के द्रव्यों को मानता है, चेतन द्रव्य और जड़ द्रव्य। पुरुष और प्रकृति दोनों स्वरूपतः एक दूसरे से नितांत भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और दोनों अंतिम सत्ताएं हैं, दोनों शाश्वत सत्ताएं हैं। अतः प्रकृति और पुरुष दोनों द्रव्य हैं। जो दर्शन तंत्र, जो दार्शनिक 2 अंतिम सत्ताओं को स्वीकार करता हो उसे हम द्वितत्ववादी कहते हैं या डुअलिस्टिक कहते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सांख्य की एपिस्टेमोलॉजी यानी कि सांख्य की ज्ञान मीमांसा सांख्य की तत्व मीमांसा के अनुरूप ही है। देखिए, कोई भी दर्शन तंत्र तभी एक सुदृढ़ दर्शन तंत्र बन सकता है जब उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा और उसकी नीति मीमांसा आपस में कोहेरेंट हो, आपस में कंसिस्टेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के अनुरूप हो। यदि वो आपस में विरोधाभासी क्लेम्स प्रस्तुत करने लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो दर्शन तंत्र एक सुदृढ़ दर्शन तंत्र नहीं है, वो एक स्ट्रांग दर्शन तंत्र नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इतिहास की दृष्टि तो सांख्य सबसे ज्यादा प्राचीन दर्शनों में से एक हमारे सामने उपलब्ध है, प्रस्तुत है। तो सांख्य के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि सांख्य की नीति मीमांसा, सांख्य की ज्ञान मीमांसा, सांख्य की द्वितत्ववादी तत्व मीमांसा के अनुरूप ही है। प्रमाण स्वीकार किए गए 3। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष। सभी दर्शनों ने, चार्वाक ने भी प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सांख्य ने अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। और फिर तीसरा प्रमाण, शब्द को सांख्य दार्शनिक, सांख्य सिस्टम, सांख्य दर्शन प्रमाण रूप में स्वीकार करता है। शब्द को हम शाब्दी प्रमा भी कहते हैं। हम जो वेद विहित दर्शन है यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स दर्शन है, जिनको कि हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, वो वेद विरोधी दर्शन नहीं है। और ऐसे दर्शन जो कि वेद विरोधी दर्शन नहीं है, यह वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का शब्द कभी कभी अर्थ शब्द के रूप में भी लिया जाता है और यह शब्द को प्रमाण के रूप में यानी कि प्रमा के कारण के रूप में, प्रमा के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रमा क्या है? वैलिड नॉलेज। प्रमा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वैलिड नॉलेज, है ना। मैंने बताया ज्ञान, ज्ञान वैध और अवैध 2 प्रकार का हो सकता है। वैध ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। तो प्रमा की परिभाषा, प्रमा का लक्षण क्या है, तभी तो हम प्रमाणों से उसका संबंध स्थापित करेंगे। पहले यह तो पता हो कि हम वैध ज्ञान कहते किसको हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार वैलिड नॉलेज, दैट इज प्रमा,
इज द डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित होना चाहिए। निश्चित होने का मतलब क्या है कि वह संशय से युक्त होना नहीं चाहिए, जिसके ऊपर हम विश्वास न कर सकते हो, ऐसे किसी भी ज्ञान को हम प्रमा नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान की आवश्यक शर्तों में क्या चीज शामिल है कि वह विश्वसनीय होना चाहिए, वह अडिग होना चाहिए, वह निश्चित होना चाहिए, एंड अनआरिंग, वह त्रुटिपूर्ण, वो भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अनिश्चित भी नहीं होना चाहिए, वो भ्रमात्मक भी नहीं होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? अनअरिंग, यानी कि वो यथार्थ वास्तविक जैसा है, त्रुटि विहीन, त्रुटि से रहित होना चाहिए। कॉग्निशन, प्राप्ति है वो, ऑफ सम ऑब्जेक्ट, अर्थ परिचित्ति, वह हमें विषय का ज्ञान कराने वाला, किसका ज्ञान कराने वाला? ज्ञान का विषय होगा। मान लीजिए कि मैं अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करते समय इस उपकरण को देख रहा हूं, तो इस उपकरण का निश्चित, यथार्थ और इसका परिचय कराने वाला, अर्थ परिचित्ति। देखिए, इसमें नवीनता की बात नहीं की गई है। दर्शन में प्राय नवीनता को ज्ञान के एक आवश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि अर्थ परिचित्ति में यह पक्ष भी शामिल है कि वह हमको अर्थ का साक्षात कराने वाला, जो चीज हम नहीं जानते थे वह हमको ग्रहण करवाने वाला होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार वैलिड नॉलेज यानी कि प्रमा विषय का निश्चित, यथार्थ, अर्थ परिचित्ति कराने वाला ज्ञान है। ठीक है, इसके आगे की बात हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान में, ठीक है, ये तो प्रमाण की बात हुई। कितने प्रमाण की बात हुई? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ज्ञान की पूरी प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? कॉन्शियसनेस, चेतना। प्रकृति में तो कहीं चेतना है नहीं, है ना। तो हमने पहले भी जब प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की चर्चा की थी, तब हमने ये कहा था कि प्रकृति तो विषय है और पुरुष विषयी है। ज्ञान का कर्ता तो पुरुष है और ज्ञान का विषय यानी कि जिसको जाना जाता है वह प्रकृति है। थोड़ी देर पहले हमने कहा ना, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य सिस्टम इज इन कोऑर्डिनेशन विद इट्स मेटाफिजिक्स। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा उसकी तत्व मीमांसा के अनुरूप है। तो जानने वाला चेतन पक्ष और जाना जाने वाला विषय, ज्ञान का ज्ञाता चेतना और ज्ञान का ज्ञेय प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद। तो कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां, यह मिलकर के ज्ञान बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना द्वारा प्रकाशित अंतःकरण की वृत्तियां ही मूलतः ज्ञान बनते हैं। नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराइजेस थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ इन द इंटेलेक्ट। बुद्धि के विषय में हमने चर्चा की थी। उसके अंदर सत्वगुण प्रधान होता है और जहां सत्वगुण की प्रधानता के कारण बुद्धि बहुत निर्मल होती है, और इतनी निर्मल होती है कि चेतना का प्रतिबिंब, पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ जाता है, और उस प्रतिबिंब से बुद्धि इतनी एनर्जाइज हो जाती है कि वहां पर अंतःकरण की वृत्तियां प्रकाशित हो उठती हैं चेतना के उस प्रकाश में, और उसी को हम ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। तो चेतना द्वारा प्रकाशित अंतःकरण की वृत्तियों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अ ट्रू नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अकर्स व्हेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस एंड द मनस। जब इंद्रियों की और मनस की क्रिया के द्वारा देयर फॉर्म्स आर इंप्रेस्ड अपॉन द इंटेलेक्ट, जब हमारी जिसको बुद्धि कहते हैं वहां पर उसकी वृत्तियां बननी प्रारंभ हो जाती हैं। इंद्रियों से प्रदत्त संवेदनों के और मनस की क्रिया के द्वारा बुद्धि में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन इट्स टर्न इंटेलेक्ट which in its turn reflects the light or the consciousness of the पुरुष। वृत्तियों का निर्माण तो हो गया, किंतु पूर्ण अंधेरे में तो कोई ज्ञान होता नहीं है। जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक विषयों का ज्ञान नहीं होगा। तो पुरुष से तो प्रकाश की प्राप्ति होती है, चेतना से, और चेतना से भी नहीं, बुद्धि में जो प्रकाश, चेतना का प्रतिबिंब पड़ रहा है उससे बुद्धि प्रकाशित है, और वहां जो वृत्तियां हैं जो कि संवेदनों के आधार पर हमारे मनस
की क्रिया से उत्पन्न हुई हैं। तो जब यह प्रकाश और यह वृत्तियां मिल जाते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, वहीं विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। तो चेतना द्वारा प्रकाशित, इंद्रिय संवेदनों के द्वारा निर्मित, इंद्रिय संवेदनों और मनस की क्रिया के द्वारा निर्मित वृत्तियां जब आपस में मिलते हैं तो वही संधि स्थल मूलतः तत्वतः ज्ञान की उत्पत्ति का स्थल होता है। तो ज्ञान की प्रक्रिया में भी हम ये देखते हैं कि दो छोर आपस में मिलते हैं। एक तरफ तो पुरुष की चेतना, चेतन पुरुष के प्रतिबिंब की बात है, और दूसरी तरफ इंद्रियों से जो विषयों का ज्ञान संवेदनों के माध्यम से मनस के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और फिर उससे अंतःकरण वृत्ति रूप लेता है। तो पुरुष की चेतना और वह प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब जो स्वयं बुद्धि को प्रकाशित कर देता है, उस प्रकाश में अंतःकरण की वृत्तियों के जो संयोजन होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के विषय में मुझे लगता है कि चर्चा हमारी थोड़ी लंबी रहेगी। 3 प्रकार के प्रमाणों की बात हमको सांख्य में निरंतर ध्यान रखनी है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों ही प्रमाणों का एक एक करके विस्तार पूर्वक सांख्य सम्मत अध्ययन हम आगामी वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।